हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं। हमने जहाँ से ये क्वेश्चन छोड़े थे सेकंड शिफ्ट के 10 अक्टूबर 2022 के, तो वहीं से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा सही है। सही हमको बताना है। सबसे पहला है, भारतीय विदेश व्यापार में वृद्धि ना तो स्वाभाविक ना ही सामान्य थी, यह साम्राज्यवाद को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही थी। बी ऑप्शन है, विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषता असंतुलित थी, भारत में धन निष्कासन हुआ। डी है कि घरेलू उद्योगों का विनाश और रोजगार के अन्य मार्गों की अनुपस्थिति में लाखों हस्तशिल्पियों को कृषक बनाने की ओर धकेल दिया। और ई है कि नगरीय एवं ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों का क्रमिक पतन और विनाश हुआ था। तो नीचे दिए गए यहाँ पर ए बी सी डी ई जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वही सारे ऑप्शन हैं जो कि हमने ऑप्शन में देखे थे। व्याख्या देख लेते हैं। आरंभिक ग्रामीण कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश कालीन वाणिज्यवादी नीति ने बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था पतन की ओर अग्रसर हुई, जिनके निम्न प्रभाव परिलक्षित होते हैं। पहला, भारतीय विदेशी व्यापार में वृद्धि ना तो स्वाभाविक वृद्धि होगी ना तो स्वाभाविक ना ही सामान्य थी, यह साम्राज्यवाद को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही थी। विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषता असंतुलित थी, भारत से धन निष्कासन हुआ। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत को दिया था। घरेलू उद्योगों का विनाश और रोजगार के अन्य मार्गों की अनुपस्थिति में लाखों हस्तशिल्पियों को कृषक बनाने की ओर धकेल दिया था। फिफ्थ है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में कच्चा माल ब्रिटेन भेजना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति का तेजी से विकास हो रहा था। इसी समय आधुनिक मशीनों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लघु उद्योगों कुटीर उद्योगों की तरफ अन्य ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों का क्रमिक पतन और विनाश हुआ। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत में ददनी प्रथा प्रचलित थी। अब ये ददनी प्रथा क्या थी? देशी और विदेशी दोनों व्यापारों में तेजी लाना, यूरोपीय कंपनियों की पारिश्रमिक प्राप्त करने के स्तर पर कारीगरों को घटाने की इच्छा, औरंगजेब के शासन के अंतर्गत सतत युद्ध के कारण मुगल अर्थव्यवस्था में संकट, मध्यकालीन भारत में दुर्भिक्ष की पुनरावृत्ति में के कारण कच्ची सामग्री की कमी। तो यहाँ पर देशी विदेशी, मध्यकालीन भारत में देशी और विदेशी दोनों व्यापार में तेजी लाना जो है, इसी कारण जो है ददनी प्रथा प्रचलित हुई थी। व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में ददनी प्रथा प्रचलित हुई क्योंकि देशी और विदेशी दोनों व्यापारियों में तेजी लाना था। मुगल काल में ऋण की सुविधा व्यापारियों के लिए उपलब्ध थी। चूंकि देशी विदेशी दोनों ही व्यापार में सम्मिलित थे, इसलिए व्यापारियों को ऋण प्रदान करने के लिए ददनी प्रचलित की गई थी। इसके अंतर्गत शिल्पियों को इसमें अग्रिम पैसा दे दिया जाता था और शिल्पियों को निश्चित अवधि तक व्यापारियों को माल तैयार देना होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो अशोक का राज्यकाल, चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण, मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण, मगध के शासकों का सत्ता का सुदृढ़ीकरण और मौर्य साम्राज्य का अंत जो है ये सबसे लास्ट में होगा। तो डी ऑप्शन कहाँ पर है? सिर्फ एक में ही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी क्रम जो है व्याख्या में देखते हैं। मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण जो है लगभग 500 से 400
ईसा पूर्व हुआ था, जिसमें पितृहंत्रा वंश ये सारे के सारे जो है ये आए थे। मगध यहाँ पर सबसे पहले विकसित हुआ था। उसके बाद जो है नंद वंश को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उससे पहले ही मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण यहाँ पर हुआ था। उस समय धनानंद जो थे यहाँ के राजा थे मगध के। तो मगध पहले सुदृढ़ीकरण होगा, फिर ये होगा, फिर चंद्रगुप्त का पदारोहण होगा, फिर धनानंद को ही मार कर चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना पदारोहण करते हैं। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक उनके पुत्र आते हैं बिंबिसार, इसके बाद फिर बिंदुसार, और फिर अशोक का राजकाल आता है, फिर लास्ट में मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाएगा 185 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही को चिन्हित कीजिए। सबसे पहला है, कृष्ण देव राय ने मधुर विजयम की रचना की थी। तेलुगु एवं कन्नड़ साहित्य दोनों को विजयनगर शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। देव राय द्वितीय ने अमुक्त मलयाई की रचना की थी। माधवाचार्य ने पराशर माधवी की रचना विजयनगर शासन के दौरान की थी। रानी गंगा देवी ने वारंदिका प्रणय की रचना की थी। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। तो ये भी क्या है, ड्रॉप वाला क्वेश्चन था। तो मधुर विजयम जो है की रचना रानी गंगा देवी ने किया था। इसका अर्थ है मधुरों की विजय। इसका अन्य नाम जो है वीरा कंप राय चरितम में भी मिलता है। विजयनगर शासकों ने संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ साहित्य को संरक्षण दिया था। इसी समय वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण और माधव विद्यारण हुए। बुक्का पृथन ने तेलुगु और साहित्य को प्रोत्साहित किया था। दोनों को ही बुक्का ने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त करके प्रबंध नामक तेलुगु की स्वतंत्र रचनाओं का मार्ग प्रशस्त किया था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है अमुक्त माल्यात तेलुगु, जामवती कल्याणम संस्कृत, उषा परिणय आदि हैं। अगला है वारंविका परिणय की रचना जो है तिरुमलम ने अच्युतदेव राय के समय किया था। माधवाचार्य जो है विद्यारण ने विजयनगर शासन के दौरान पराशर माधवीय, पराशर स्मृति आख्यान, सर्वदर्शन संग्रह जैसे आदि ग्रंथों की रचना की। कोई भी विकल्प यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, भाषाई प्रांत के लिए पहली मांग आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों ने उठाई थी। 16 अगस्त 1950 के दिन स्वामी सीताराम ने पृथक आंध्र राज्य की मांग के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। 56 दिनों तक उपवास रखने के बाद पोटी श्री मालू की मृत्यु हो गई थी। आगे है, राज्य पुनर्गठन 1958 में बना था, और ई ऑप्शन है कि 1966 में पंजाब को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से पुनर्गठित किया था। तो हमारा सी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बी ऑप्शन तो सारा ही सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी ये जो व्याख्या है इसको देख लेते हैं। देशी राज्यों के विलय के पश्चात पुनर्गठन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग उठी थी। अतः 1948 ईस्वी में JBP समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति नहीं की थी। अतएव भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के लिए देश में आंदोलन उत्पन्न हो गए, जिससे सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के आधार पर प्रांत के गठन के लिए 16 अगस्त 1951 को स्वामी सीताराम ने
आमरण अनशन शुरू कर दिया। विनोबा भावे और नेहरू ने जब पृथक आंध्र प्रदेश का आश्वासन दिया तब उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और अक्टूबर 1952 में पोटी श्रीमालू ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था, किंतु 56 दिनों के उपवास के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः सरकार ने 1953 में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को गठित कर दिया था। तो 1954 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई तथा जुलाई 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पुनर्गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन। बी है बम्बई में एसोसिएशन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की गठन। सी है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन। मद्रास में महाजन सभा की स्थापना। इलवर्ट बिल विवाद में ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था की नस्ली भेद को उजागर किया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले सी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मिला हुआ जो है व्याख्या ही देख लेते। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन दिसंबर 1883 ईस्वी में। इलवर्ट बिल विवाद ने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्ली भेदभाव को उजागर किया दिसंबर 1883 में। मद्रास में महाजन सभा की स्थापना 16 मई 1884 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 31 जनवरी 1885 ईस्वी में। बम्बई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की 1887 में। अगला क्वेश्चन है भास के नाटक दरिद्र चारुदत्त में यवनिका पद निम्नलिखित में से किस ओर यवनिका पद जो है निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो ये पर्दे की ओर संकेत करता है। पर्दे, यवनिका। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार भास ने दरिद्र चारुदत्त नामक नाटक लिखा था जिसमें पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया था। यवनिका एक ग्रीक शब्द है जिसे यूनानियों ने पर्दे के लिए प्रयुक्त किया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। बी है वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव। सन्यासी और फकीर टोलियों का आक्रमण। क्लाइव के बाद हैरी वेलेस्टर का आगमन। और ई है बंगाल दुर्भिक्ष। तो ये कालक्रम के अनुसार डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लाइव के बाद हैरी वेलेस्टर का आगमन सबसे पहले है। 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक बंगाल का दुर्भिक्ष जो है 1770 ईस्वी। सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण जो है 1772 ईस्वी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव 1785। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा कला में सागोत्रता त्रिक के समावेश वाली मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसे चित्रित किया जाता है? तो मथुरा कला पूछा है। इसमें से बी ऑप्शन वसुदेव कृष्ण बलदेव और एका नाशमा का यहाँ पर चित्रित किया जाता है मथुरा कला में। मथुरा कला में संगोतांत्रिक के समावेश वाली मूर्ति में वसुदेव कृष्ण बलदेव बलराम और देवी एका नशमा को चित्रित किया गया है जो कि इसकी प्रथम पेंटिंग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व टिकला यानी कि एमपी की एक चट्टान पर मिली है। मथुरा कला का निर्माण बलुए पत्थर पर किया गया है। मथुरा कला का स्वर्ण युग कनिष्क, हुविष्क और वसुदेव का काल माना जाता है। मथुरा कला में नग्नता के स्थान पर आध्यात्मिकता और भावुकता की प्रधानता है। दूसरे शब्दों में गांधार की बात करें, गांधार कला यथार्थवादी थी और मथुरा कला की आदर्शवादी थी। मथुरा कला में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनती थी जैसे शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर प्रतिमा। सर्वप्रथम मथुरा कला
में ही बनी थी। मथुरा कला में निर्मित बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जो है चक्रवर्ती के न्याय सिंहासन पर बैठे हुए भिक्षु वेश। सबसे प्राचीन जैन प्रतिमा एवं स्तूप मथुरा से ही प्राप्त हुए। मथुरा के कंकाली टीला से जैन यज्ञपट्ट मिलता है, जिसे जैन धर्म में प्रतीक पूजा से निर्मित मूर्ति पूजा का सूचक मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो सूचियां दी गई हैं, उसका हमको मिलान करना है। कामरूप, भक्ति रत्नाकर, मार्कंडेय पुराण और वृंदावन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है कामरूप जो है भौमपाल, कामरूप भौमपाल, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भक्ति रत्न जो है शंकरदेव, मार्कंडेय पुराण जो है हरिश्चंद्र, वृंदावन जो है श्री चैतन्य। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, नया क्वेश्चन है। तो कामरूप भौमपाल, भक्ति रत्नाकर शंकरदेव, मार्कंडेय पुराण जो हरिश्चंद्र और वृंदावन श्री चैतन्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की पुस्तकें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में जानी जाती है? हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, विक्रमोर्वशीयम और स्वपन वासवदत्ता। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ऐतिहासिक वृत्तांतों के रूप में भारतीय राजाओं की जीवनी के रूप में जानी जाती है। तो डी ऑप्शन बी सी जो है वो सही हो जाएगा। एक तो हर्षचरित, बी और सी, बी और सी जो है वो सही हो जाएगा। तो संस्कृत की पुस्तकें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में जानी जाती है। हर्षचरित इस ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी तथा यह वर्धन इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत है। यह एक आख्यायिका जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्तांत का वर्णन करता है। हर्षचरित 8 अध्याय में है, जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। चौथे उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन संबंधी उल्लेख है, जहाँ राज्यवर्धन हर्षवर्धन राजश्री के जन्म, बचपन एवं कन्नौज के राजा गयवर्मन के साथ राजश्री के विवाह जैसी घटनाओं का वर्णन है। मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त की है, जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की है, चौथी शताब्दी की है। प्रसिद्ध नाटककार है, जिन्होंने भारतीय राजनीति के स्वर्णिम काल में मौर्य वंश को अपने नाटक का कथानक बताया है, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे नायक दीप्तिमान है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। 18वीं शताब्दी में ईस्वी के मुद्रा राक्षस के एक टीकाकार घुंडीराज ने चंद्रगुप्त को शूद्र जाति का शासक माना जाता है। आगे देखते हैं, कुछ घटनाएं दी गई हैं जिसका हमको मिलान करना है। तो मुगल सिख विद्रोह जो हुआ था 1675 में, जाट विद्रोह जो है 1669 में, मुगल राजपूत युद्ध जो है 1679 में, सनातनी विद्रोह जो है 1672 में। अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने दादा साहब फाल्के को विदेशी तथा घरेलू बाजार निर्यात हेतु अमेरिकी निर्माताओं के सहयोग से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हिंदुस्तानी सिनेमा कंपनी शुरू करने की प्रेरणा दी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने दादा साहेब फाल्के को विदेशी तथा घरेलू बाजार निर्यात हेतु, मतलब विदेशों के लिए भी और हमारे भारत के लिए भी, अमेरिकी निर्माताओं के सहयोग से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हिंदुस्तानी सिनेमा फिल्म कंपनी की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया था। तिलक ने ही फाल्के को आर्थिक मदद देने के लिए पैसा फंड ग्लास वर्क के माध्यम से मदद की कोशिश की।
पर वे सफल नहीं हो सके। तिलक ने मई 1917 को नासिक में आयोजित बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस परिषद के सत्र में फाल्के को आमंत्रित किया और उनकी आर्थिक सहयोग व मदद के लिए उनके फिल्म स्टूडियो का दौरा भी किया था। फाल्के की हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी द्वारा बनाई गई 2 फिल्में श्री कृष्ण में जन्मे व कालिया मर्दन व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। आज भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार को माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी। भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार 1969 में पहली बार देविका रानी रोटिक को प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने 29 मार्च को 1857 को एक अंग्रेज सहायक एडजुटेंट की हत्या की थी। बी है हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। आगे है 1856 में फकीर उद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि अगले उत्तराधिकारी राजकुमार को राजसी उपाधि को त्यागना होगा। और डी ऑप्शन है धार्मिक निर्योग्यताएं अधिनियम जो है 1852 में पारित किया गया था। और ई ऑप्शन है जनरल हैविस्ट मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर थे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी ऑप्शन ABC। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो गलत है। बाकी यहाँ पर व्याख्या है कि चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर देने पर भड़की हिंसा में 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर यानी कि मुर्शिदाबाद के निकट के मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया था। एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था 1848 से लेकर 56 के बीच में। इसमें प्रमुख रूप से राजाओं को अपने अधिकार के लिए दत्तक पुत्र या गोद लेने के अधिकार छीन लिया था। लॉर्ड कैनिंग जो है यह भारत का प्रथम वायसराय था। उसने 1856 में फकीर उद्दीन की मृत्यु के बाद घोषणा की थी कि उसके उत्तराधिकारी राजकुमार को राजसी उपाधि त्यागना होगा। 1857 की क्रांति के समय जनरल हैविस्ट मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर थे और 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। मेरठ में तैनात जनरल हैविस्ट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु इस तूफान को रोकने के लिए करने का प्रयास नहीं कर सके। आगे देखते हैं। एक कनिंघम को हड़प्पाई मोहर कब मिली थी? तो आंसर 1853। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है सन 1853 ईस्वी में उत्खनन के दौरान हड़प्पाई मोहरें मिली थी। इन मोहरों पर कनिंघम ने 1875 में एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। कनिंघम एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। वे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर नियुक्त हुए। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किसको ये सलाह दी थी कि मैंने आपको संदेश भेजे हैं कि आपको भूमिगत रहकर अपनी ऊर्जा नहीं नष्ट करनी चाहिए। आप कंकाल बनकर रह गए हैं। बाहर आइए और आत्मसमर्पण कीजिए। तो आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। व्याख्या देखते हैं। अरुणा आसफ अली जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। अरुणा जी का जन्म जो है 1909 में बंगाली परिवार में हरियाणा वर्तमान पंजाब में हुआ था। अरुणा जी की शादी जो है स्वतंत्रता सेनानी आशफ अली से हुई थी, जिससे उनका नाम अरुणा आसफ अली पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर सरकार को खुली चुनौती देने वाली ये प्रमुख महिलाओं में से एक थी।
1946 में जब उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाई, उनकी सारी संपत्ति रद्द कर ली। उनके पश्चात महात्मा गांधी जी ने अरुणा जी को ये सलाह दी कि मैंने आपको संदेश भेजा है कि आपको भूमिगत रहकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। आप कंकाल बनकर रह गए हैं, बाहर आइए और आत्मसमर्पण कीजिए और अपनी गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम राशि को अर्जित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला, इतिहास हमें हमारी स्वयं की पहचान का भाव देती है। इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। सी ऑप्शन है, इतिहास अनेक अन्य विषयों के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं प्रदान करता। इतिहास हमें मनुष्यों, सामाजिक संस्थाओं और मानव स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है। इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है। तो ए, बी और डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ए, बी और डी और ई। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो गलत है, ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। इतिहास मानवीय अतीत का अध्ययन है। इतिहास पृथ्वी के धरातल पर घटित सभी घटनाओं का द्योतक है, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हो। इतिहास हमें हमारे वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है। इतिहास हमें हमारी स्वयं की पहचान का भाव देती है। इतिहास हमें बाकी विषयों को समझने में मदद करता है, इसलिए हमारी सोच की क्षमता को मजबूती प्रदान करता है और हमें मनुष्यों के सामाजिक संस्थाओं और मानव स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है। इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं, उसका हमें मिलान करना है। एसेस ऑन द गीता, रिलीजन एंड सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। तो यहाँ पर एसेस ऑन द गीता जो है अरविंदो की है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा सिर्फ एक ऑप्शन देखने से। बाकी देख लेते। एक्सेस ऑन द गीता जो है अरविंदो की है, श्री अरविंदो जी की है। रिलीजन एंड सोसाइटी एस राधा स्वामी जी की है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र बी.पी. कार्णे की है। हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म ए.के. कुमार स्वामी जी की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक इस उत्तेजक शुरुआती कथन के साथ प्रारंभ होती है? भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लंबे समय काल के अभिवाज्य से प्रभावित होता है। तो द एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इमरजेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, और ये सावल्ट स्टडीज़ वॉल्यूम का ही है। इसके बहुत सारे जो है वॉल्यूम है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने इस लाइन को ज़रूर ही पढ़ा होगा। ये जो इंग्लिश में दे रखी है आपने इसको ज़रूर, क्योंकि ये इंग्लिश में है, हिंदी में शायद नहीं है। आगे देखते हैं, ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बंगाल, ये इसमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर सावल्टर अध्ययन औपनिवेशिक काल खंड में अभिजात आधिकारिक स्रोत से इतर जनता द्वारा जनता के लिए जनता का इतिहास जो है विनिर्मित करने की प्रविधि है। सावल्टन इतिहासकारों ने यह धारणा प्रस्तुत की थी कि औपनिवेशिक दासता से ग्रस्त या उभर चुके राष्ट्र में राष्ट्रवादी इतिहास का लिखा जाना जातीय गौरव का प्रतीक बन जाता है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा उपनिवेशी विरोधी चेतना का निर्माण हेतु समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने का ही प्रयास किया जाता है। इस विचारधारा ने जातीयता और राष्ट्र की मूलभूत अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उन्होंने समस्त राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को अभिजनवादी कहकर अपर्याप्त घोषित कर दिया था। साथ ही स्वतंत्र उत्तर भारत के इतिहासकारों के समक्ष चुनौती रखी
कि वे औपनिवेशिक भारत और स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास को सावल्टन इतिहास के रूप में अर्थात उस साधारण जनता के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करें जिनकी राष्ट्रीय चेतना और प्रतिरोध का नेतृत्व हमेशा अभिजात प्रभावशाली राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किया गया। तो यहाँ पर प्रमुख सावल्टन देख लेते हैं। रणजीत गुहा द्वारा, पार्थ चटर्जी, गौतम बद्र, डेविड अर्नाल्ड, ज्ञानेंद्र पांडे, डेविड हार्डिमन, सुसी थारू, गायत्री चक्रवर्ती, स्पीवाल, शाहिद अमीन, सुदीप्त, कविराज, ज्ञान प्रकाश, सुमित सरकार बाद के समूह में असहमत ये हो जाते हैं। आगे देखते हैं, किस वायसराय को उनके अपने देशवासियों ने उनके नाम के साथ राज्य क्षमा यानी क्लीमेंसी जैसा उपहासपूर्ण विशेषज्ञ प्रदान किया है? तो आंसर ए ऑप्शन जो है लॉर्ड कैनिंग के लिए जो है वो सही है। ये भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन जो है नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। इनके शासनकाल की सर्वप्रथम घटना 1857 का विद्रोह था। यह विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेश और ब्रिटिश नीति पर लंबे समय तक चले आ रहे तनाव का परिणाम था। इस विद्रोह से उत्पन्न समस्या से तैयार न होने के बावजूद कैनिंग ने इस अवसर पर उठे तूफान से बचने के लिए निर्णय लिया तथा त्वरित बहुत जल्दी ही कार्यवाही करते हुए ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक पकड़ को बनाए रखा। जब विद्रोह को दबा दिया गया तो उसने नरमी की नीति अपनाई, जबकि उस समय ब्रिटिश विचारधारा स्थानीय आबादी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की पक्षधर थी। कैनिंग को ऐसी आज्ञा मिलने पर भी उसने विद्रोही सिपाहियों एवं अन्य पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही नहीं की। ऐसा न करने के कारण कैनिंग को ही उसके अपने देशवासियों ने उनके नाम के साथ जो है राज्य क्षमा या क्लीमेंसी जैसी उपहासपूर्ण विशेषण प्रदान की थी। तो उनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा 1857, 1856 का विधवा पुनर्विवाह, 1858 का एक्ट, महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित हुई थी, बम्बई मद्रास कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता बम्बई मद्रास में एक उच्च न्यायालयों की स्थापना, भारतीय दंड संहिता, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता और प्रभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, इल्तुतमिश ने अपने मरे हुए पुत्र के लिए सुल्तानगढ़ी बनवाई थी। कुतुब मीनार की मूल योजना 5 मंजिला थी। खिलजी शासन के अंतर्गत वर्गाकार मकबरा प्रचलित हुआ। अटाला मस्जिद जौनपुर में मेहराबदार किनारे तुगलक शैली से प्रभावित थे। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें इलवरी शैली को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर कौन सा डी ऑप्शन सही है, पहला और डी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। सुल्तानगढ़ी यह इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में दिल्ली स्थित कुतुब मीनार से 3 मील दूर मलक्कापुर में गढ़ की भांति ऊंचे चबूतरे पर करवाया था। इसका बाहरी भाग जो है भूरे ग्रेनाइट पत्थर तथा संगमरमर से बना हुआ था। आंतरिक भाग जो अष्टमुखी आकार का है। इसकी छत को सुंदर खंभों के सहारा दिया गया है। इस मकबरे के निर्माण के साथ ही इल्तुतमिश ने भारत में मकबरे के निर्माण का श्री गणेश किया। इल्तुतमिश को मकबरी शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अटाला मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान फिरोज तुगलक ने प्रारंभ करवाया था और 1408 में इब्राहिम शाह शर्की ने
पूर्ण करवाया था। मस्जिद के अंदर एक वर्गाकार आंगन है जिसका व्यास 177 फीट है। आगे है आंगन के उत्तर दक्षिण व पूर्व में बिहार तथा पश्चिम में इबादत खाना स्थित है। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं जिसमें उत्तर दक्षिण में प्रवेश द्वारों के ऊपर गुम्बद स्थित है। अतः अटाला मस्जिद जौनपुर के मेहराबदार किनारे तुगलक शैली से प्रभावित है। यहाँ पर कुछ है कि नोट है, इसको भी देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, किंतु ये 1 मंजिला ही बनवा पाया। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने 3 मंजिले से विकसित करवाया, किंतु 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल तक इसे विस्तृत करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार की मूल योजना अनिश्चित थी, मतलब पहले से डिसाइड नहीं था। दूसरा है बलबन के समय निर्मित मकबरा जो है कक्ष वर्गाकार था, जबकि तुगलक काल के वर्गाकार मकबरा बनाना शुरू हुआ। सुल्तान गयासुद्दीन के मकबरे की तिरछी दीवारें मिस्र के पिरामिड से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है रेखता लेखन की एक शैली है जिसमें हिंदी और फारसी दोनों के वाक्यांशों एवं शब्दावलियां सम्मिलित हैं। भक्ति संतों ने नागरी लिपि में रेखता को विकसित किया था। सूफी फारसी लिपि में रेखता लिखते थे। 18वीं शताब्दी के पूर्व संगीत की शब्दावलियां भी रेखता से संबंधित थी। रेखता भी मुगलों के संरक्षण में विकसित हुई थी। तो आंसर सी ऑप्शन सही है। सारा का सारा यहाँ पर ABCD और ई जो है सही है। और रेखता जो है रेखता लेखन शैली की एक शैली है जिसमें हिंदी और फारसी दोनों के वाक्यांश एवं शब्दावलियां सम्मिलित हैं। रेखता शैली कविता मिश्रित उर्दू भाषा का उपयोग करके कविता आज भी उर्दू वक्ताओं द्वारा लिखी जाती है और वास्तव में उर्दू भाषा में कविता लिखने का सबसे आम भाषाई रूप देखा है। रेखता का इस्तेमाल मसनबी, मरसियों, कसीदाए ठुमरी, जिक्री, गीत, चौपाई, कवित जैसे कविताओं के रूप में भी लिया जाता था। भक्ति संगीतों में नगरी लिपि के रेखता को विकसित किया गया। सूफी संतों ने फारसी लिपि में रेखता लिखने का कार्य किया। 18वीं शताब्दी में पूर्वी संगीत की शब्दावलियों भी रेखता से संबंधित थी। रेखता शैली का विकास जो है मुगलों के संरक्षण में ही पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है सही कथन बताना है। कनिष्क का सत्तारोहण 58 में, मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण 327 से लेकर 325 ईसा पूर्व, सातवाहनों द्वारा भूमि अनुदान का सर्वाधिक आरंभिक शिलालेख जो है साक्ष्य जो है 100 से लेकर 200 ईस्वी, मौर्य शासन का अंत जो है 185 ईसा पूर्व, मगध क्षेत्र में धान रोपाई का आरंभ 400 ईस्वी। इसको एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र जो है सिकंदर के आक्रमण भारत पर 227 से लेकर 25 ईसा पूर्व में हुआ था। 185 ईसा पूर्व के लगभग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी और कुषाण वंश का महानतम शासक जो है कनिष्क 78 में गद्दी पर बैठा था। देवपुत्र की उपाधि धारण किया। सातवाहनों द्वारा ये सारा का सारा सही है तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1737 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष जो है रामास्वामी नायकर को चुना गया था। पी त्यागराज चेट्टी यानी कि चेटिया
CN मुदालिया, TM नायर ने 1917 में भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की, जिसे बाद में मद्रास में जस्टिस पार्टी या न्याय दल कहा जाने लगा। यह आंदोलन पूर्णतः ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विद्रोह था और 1937 में रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। नायकर ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत ही करना होगा। ब्राह्मणीय हिंदू धर्म में एक ऐसा ही तत्व है जिन्होंने मूर्ति और देवी देवताओं का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन हमको चुनना है। सबसे पहला है, इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है। इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित है। इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित नहीं है। इतिहास ठोस और विशिष्ट से संबंधित है। इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो है ए सही है, ए वाला सही है, बी वाला सही है और डी वाला संबंधित नहीं है, गलत हो जाएगा। संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी हमारे सही है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ है और ये ऐसा पैराग्राफ है जिसमें से जिसको पढ़ के हम कोई सा भी जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं, एक को पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर भारतीय एकेश्वरवादी ईश्वर के दिव्य दर्शन को साक्षात्कार कहते हैं, अर्थात ईश्वर को अपने मस्तिष्क की आँखों से देखना चाहिए। यह ज्ञात रहे कि ईश्वर का दिव्य दर्शन चाहे पैगंबरों द्वारा हो, ईश्वर उन्हें शांति दे, अथवा पूर्ण दिव्य द्वारा ईश्वर उनकी आत्माओं को पवित्र करे, चाहे इस दुनिया में या अगली दुनिया में, चाहे ब्रह्म चक्षुओं से या भीतरी चक्षुओं से, उस पर संदेह अथवा विवाद नहीं किया जा सकता। जो ग्रंथ के पुरुष अहल एक किताब है, पूर्ण दिव्य और सभी धर्मों के दृष्टा हैं, चाहे वे कुरान के मानने वाले हैं, वेदों के बुक ऑफ डेविड के या और ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के मामले में उनकी एक समान आस्था है। अब जो ईश्वर को पाने पर विश्वास नहीं करता, वो है अपने समुदाय का एक विचारहीन और दृष्टिहीन सदस्य है। कारण यह है कि यदि वह परमपिता सर्वशक्तिमान है तो कैसे उसमें यह शक्ति नहीं है कि वह स्वयं को प्रकट करे। इस विषय को सुन्नी संप्रदाय के उलेमाओं द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से बताया गया है, परंतु यदि यह कहा जाता है कि परमपिता धात ए बहत को पाया जा सकता है, यह असंभव है, क्योंकि परमपिता परिष्कृत और अनिश्चित है और चूंकि इसे निश्चित नहीं किया जा सकता, यह केवल परिष्कार के आवरण से ही प्रकट है और इसलिए इसे पाया नहीं जा सकता और ऐसे उसे पाना असंभव है। और ये सुझाव कि उसे अगली दुनिया में पाया जा सकता है, इस दुनिया में नहीं, आधारहीन है, क्योंकि यदि वह सर्वशक्तिमान है तो उसमें यह शक्ति है कि वह स्वयं को किसी भी तरह से कहीं भी और किसी भी समय प्रकट करे। मेरी धारणा है कि जो उसे यहाँ अर्थात इस दुनिया में नहीं पा सका, अर्थात अगली दुनिया में उसे मुश्किल से ही पाएगा। जैसा कि उसने पवित्र आयत में कहा है, जो यहाँ दृष्टिहीन है वो है उसके बाद दृष्टिहीन ही रहेगा। तो मुतजिला और शिया हकीम जो उसे पाने रुअत के विरोधी हैं, वे इस मामले में एक बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें मात्र परमपिता को पाने की सामर्थ्य से इनकार किया होता तो भी कुछ औचित्य, लेकिन रुआत अर्थात पाने के सभी रूपों को नकारना एक बड़ी गलती है। देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। निम्न लेखक के अनुसार परमपिता को निम्नलिखित में से किस रूप को छोड़कर सभी रूपों में पाया जा सकता है?
आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला तो है यहाँ पर। आगे है, दिव्य को पाने को निम्नलिखित में से किसने नकारा है? तो आंसर क्या है यहाँ पर? शिया। आगे निम्नलिखित लेखक निम्नलिखित में से किस विचार के पक्षधर हैं? तो यहाँ पर ईश्वर को इस दुनिया और अगली दुनिया में दोनों में पाया जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, ईश्वर की शक्ति निम्नलिखित में से किसकी सामर्थ्य से प्रदर्शित होती है? प्रकटन से। प्रकटन से। इस गद्यांश में निम्नलिखित में से किस विवाद को उठाया गया है? तो इस विवाद में ईश्वर के दिव्य दर्शन से संबंधी इस्लामी अस्वीकृति को बताया गया है। आगे देखते हैं, अब एक और पैराग्राफ है। चलो, इसमें तो सारे क्वेश्चन जो है लगभग हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर है, हम पूरब से आए लोगों को इस मंच पर लगातार बैठे हुए हैं। हमें हम पर कृपा करने के अंदाज में बताया गया है कि हमें ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ईसाई देश सर्वाधिक संपन्न है। हम अपने आसपास देखते हैं और दुनिया में सर्वाधिक संपन्न ईसाई देश है। एलेन को देखते हैं, जो इतने जो है यहाँ पर संख्या दी गई है ईसाई वासियों की गर्दन पर रखकर बैठा है। हम इतिहास में लौट कर देखें तो ईसाई यूरोप की संपन्नता स्पेन के साथ शुरू हुई थी। स्पेन की सभ्यता मोरक्को पर आक्रमण करने से आरंभ हुई थी। ईसाई ने अपने सगी संबंधियों को भी गले काट कर संपन्नता हासिल की थी। हिंदू इस कीमत पर संपन्नता नहीं लेंगे। आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने सर्वाधिक असहिष्णुता की बातें सुनी है। तो ये किस के लिए है? अमेरिका की खोज। बी ऑप्शन है, अमेरिका की खोज 400 वर्ष स्वामी विवेकानंद का है, ये जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था। शिकागो में 1839 में धर्म सभा में दिए गए भाषण। शिकागो डेली ट्रिब्यून समाचार के संस्करण से लिया गया है। उन्होंने अपने भाषण में पूरी दुनिया के सामने भारत को मजबूत छवि के साथ पेश किया था। कुछ वर्षों पूर्व ये धारणा थी कि अमेरिका की सभ्यता प्राचीन नहीं है, परंतु बाद में हुई शोधों से पता चलता है कि अमेरिका भी 2500 ईसा पूर्व से मानव के अवशेष मिलते हैं, जहाँ छोटी छोटी विभिन्न संस्कृतियों के धीरे धीरे बड़ी सभ्यताओं और साम्राज्यों का विकास हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख 3 संस्कृतियाँ थी। मध्य अमेरिका की माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, दक्षिण अमेरिका के एंडीज की इंका सभ्यता। तो ये कुछ सभ्यताएं यहाँ पर थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्य निम्नलिखित में से किसने उद्धृत किया था? तो आर.सी. मजूमदार ने। इनकी जो आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक स्वामी विवेकानंद ए हिस्टोरिकल रिव्यू में किया था। आगे है, यह वक्तव्य सम्मेलन अभी हमने देखा था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिकागो डेली ट्रिब्यून जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वक्तव्य सम्मेलन के कार्य विवरण के अभिलिखित नहीं है। निम्नलिखित में से किस में प्रकाशित हुआ था? तो ये शिकागो डेली ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ था। आगे देख लेते हैं, ये वक्तव्य किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। उल्लेखित वक्तव्य निम्नलिखित में से किसका भाग था? तो ये हिंदूवाद पर आलेख पर वाद था। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 10 अक्टूबर 2022 का जो पहला शिफ्ट है वो हम कल के वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।